हेलो फ्रेंड्स, दिस इज भावना हियर। वेलकम टू लेट्स क्रैक। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, सबकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। हम डेली एनालिसिस कर रहे हैं यहाँ पे। अभी तक के सारे एग्जाम हम कर चुके हैं। ये है 12 जनवरी का पेपर, ठीक है। अगर आपने नहीं देखी है तो देख ले जाके, क्योंकि क्वेश्चंस का बहुत रोल होता है, क्वेश्चन रिपीट बहुत होते हैं, ठीक है। और पैटर्न भी पता चलता है हमें, ठीक है। हम कर रहे हैं CDP एग्जाम हुआ था ऑनलाइन मोड में। तो क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। सभी के यहाँ बारिश हो रही होगी, हमारे यहाँ 2 दिन से बारिश हो रही है। बारिश है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही। कल टेक्निकल इशू हो गया था, वाईफाई नहीं चल रहा था तो क्लास लेट हो गई थी उस वजह से। तो चलते हैं, क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एसर्शन क्या है? रूमी कुड मेक 2 word utterances at 18 months while Pooja did so at 24 months. So Pooja is definitely developmental delayed. रूमी 18 महीने की 2 वर्ड बोलना शुरू करती है, जबकि पूजा 24 महीने की बोल रही है। तो जो पूजा है उसका डेवलपमेंट रुका हुआ है, डिले हो रहा है। तो ऐसा है क्या? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि सभी का जो रेट ऑफ डेवलपमेंट है वो अलग अलग होता है। विकास की दर अलग होती हैं। कोई 18 महीने का बोल रहा है, कोई 16 महीने का बोलता है, कोई 24 महीने का बोलता है। तो सभी की विकास की दर जो है वो अलग अलग होती है। ऐसा नहीं है कि डेवलपमेंट उसका डिले हो रहा है। तो ये तो फॉल्स हुआ। आगे भी पढ़ते हैं। रीजन क्या है? डेवलपमेंटल माइलस्टोन एक्यूरेटली प्रिडिक्ट द एग्जैक्ट एज फॉर अचीवमेंट ऑफ सेट गोल्स फॉर चिल्ड्रन। विकास क्या है? उससे बिल्कुल निर्धारित अनुमान लगाया जा सकता है कि फ्यूचर में ये बच्चा ये गोल सेट करेगा, ये बनेगा। तो बिल्कुल प्रिडिक्ट अनुमान हम नहीं लगा सकते किसी भी चीज से। ये तो भगवान ही कर सकते हैं कि भविष्यवाणी हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। थोड़ा बहुत अनुमान हम बच्चे की एक्टिविटीज को देख के कह सकते हैं कि बच्चा क्रिएटिव है, ये कर सकता है, या आगे जाके ये बन सकता है, लेकिन एग्जैक्ट नहीं कह सकते, एक्यूरेटली अनुमान नहीं लगा सकते कि हाँ यही बनेगा, ठीक है। तो दोनों ही ऑप्शन हमारे फॉल्स हैं, दोनों ही ऑप्शन गलत हैं। ऑप्शन नंबर 4, बोथ A and R आर फॉल्स, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मिडल चाइल्डहुड रिफर्स टू द पीरियड फ्रॉम। मिडल चाइल्डहुड यानी मध्य बालावस्था की क्या उम्र है? बताइए। बर्थ टू 5 years यानी जन्म से 5 साल, जन्म से 8 साल, या फिर 6 से 11 साल, या 11 ईयर्स से ऊपर। बताइए तो क्या होगा? तो मिडल चाइल्डहुड की जो एज होती है वो 6 से 11 साल होती है, यानी 6 से 11 साल का बच्चा आता है मिडल चाइल्डहुड में। और जो 11 साल से ऊपर होते हैं वो एडोलसेंस में आते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे ठीक होता है, 6 से 11 वर्ष। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अ 5 year old चाइल्ड कैन। 5 साल का बच्चा, 5 साल की बच्ची क्या कर सकती है? संभावित कारण और उनके प्रभावों की परिकल्पना यानी हाइपोथेसिस कर सकती है। तो साइंटिफिकली क्या सोच सकता है 5 साल का बच्चा? बिल्कुल भी नहीं सोच सकता, तो ये गलत बात है। घटनाओं की वैज्ञानिक रूप से जांच करने के लिए जटिल प्रयोगों की योजना बनाना, कि जटिल योजना बनाएगी वो, वैज्ञानिक जांच करेगी। तो ऐसा कर सकता है 5 साल का बच्चा? तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। प्रतीकात्मक और अमूर्त तर्कीकरण करना, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, तो ये भी सेज में नहीं होता। आगे चलते हैं। ऑप्शन नंबर 4, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार व प्रतीकात्मक खेल की शुरुआत। 5 साल का बच्चा तो खेल कूद ही कर सकता है, ठीक है। क्या करता है? सिंबॉलिक प्ले करता है, यानी खेलता है, दूसरों को देखता है। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर खत्म ही होने को आता है। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर वैसे तो इससे पहली एज में आता है, लेकिन बच्चे का तब भी चलता रहता है, ठीक है। 5 साल का बच्चा क्या करता है? एंगेज करके अपने सिंबॉलिक प्ले करता है, दूसरों को देख के खेलता है, खेल कूद करता रहता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, डैश इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन। क्या रेस्पॉन्सिबल है बच्चे के प्राइमरी सोशलाइजेशन में? प्राइमरी सोशलाइजेशन बच्चे का कहाँ से होता है? स्कूल से, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन से, मास मीडिया से, या फिर फैमिली से। तो प्राइमरी सोशलाइजेशन बच्चे का फैमिली से होता है, क्योंकि पहले जो विकास होता है बच्चे का, पहले जो सोशलाइजेशन सामाजिकरण होता है वो बच्चे के घर से होता है, अपने पेरेंट्स से सीखता है, वो अपने दादा दादी से सीखता है, अपनी सोसाइटी से सीखता है। तो पहले जो है फैमिली आती है। फैमिली क्या है? मिनिएचर वर्जन ऑफ सोसाइटी, यानी समाज का छोटा रूप, मिनिएचर वर्जन ऑफ सोसाइटी। समाज का जो छोटा रूप है वो फैमिली है। बच्चे का सोशलाइजेशन सबसे पहले घर परिवार से होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे ठीक है, परिवार। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इन पियाजे थ्योरी द प्रोसेस इन विच अ चाइल्ड
transforms and modifies her schema to make sense of new experience is called। पियाजे के सिद्धांत में वह प्रक्रिया जिसमें एक बच्चा नए अनुभव का बोध करने के लिए अपने स्कीमा को रूपांतरित और संशोधित करता है, क्या कहलाता है? यानी बच्चा जो है कुछ मॉडिफाई कर रहा है, कुछ मैनिपुलेट कर रहा है, कुछ ट्रांसफॉर्म कर रहा है पुरानी इंफॉर्मेशन को, और क्या कर रहा है? नया एक्सपीरियंस गेन कर रहा है। यानी कुछ भी प्रीवियस स्कीमा में मॉडिफाई करना, चेंज करना, मॉडिफाई करना, चेंज करना, कुछ मैनिपुलेट करना, ट्रांसफॉर्म करना, क्या कहलाता है? बताइए। तो कहलाता है एकोमोडेशन। क्या कहलाता है? एकोमोडेशन। यानी प्रीवियस स्कीमा में कुछ चेंज करना, कुछ मॉडिफाई करना, कुछ ट्रांसफॉर्म करना, कुछ मैनिपुलेट करना, कहलाता है एकोमोडेशन। क्या कहलाता है? समायोजन। और एसिमिलेशन क्या होता है? प्रीवियस स्कीमा में कुछ ऐड कर लेना। क्या कहलाता है? प्रीवियस स्कीमा में कुछ ऐड कर लेना, क्या कहलाता है? एसिमिलेशन। और जो चेंज कर रहे हैं, मॉडिफाई करना, मैनिपुलेट करना या ट्रांसफॉर्म करना, वो कहलाता है एकोमोडेशन। ठीक है। कंजर्वेशन क्या होता है? जब बच्चे के अंदर पलटाव आ जाता है, पलट के सोचने लगता है। सेंट्रेशन क्या होता है? जब बच्चा एक ही पहलू में सोच पाता है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे ठीक है, समायोजन। ठीक है। आगे चलते हैं। ये थ्योरी कराई हुई है मैंने पियाजे की, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अफसा होल्ड अप अ पोटैटो चिप्स एंड सेज बटरफ्लाई। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे दिस काइंड ऑफ सिंबॉलिक थॉट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। सिंबॉलिक थॉट बच्चे को कौन सी एज में आता है? यानी चिप्स को बटरफ्लाई बता रही है, तो सिंबॉलिक थॉट आता है प्री ऑपरेशनल स्टेज में। किस स्टेज में आता है? प्री ऑपरेशनल स्टेज में। ठीक है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में सिंबॉलिक थॉट आ जाता है बच्चे के अंदर। ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, लेव वाइगोत्स्की कंसीडर्स विच फैक्टर टू बी इंपोर्टेंट इन इन्फ्लुएंसिंग द कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। लेव वाइगोत्स्की ने 3 चीजों पे बात की है, कल्चर यानी संस्कृति, सोसाइटी यानी सोशल इंटरेक्शन पे बात की है इन्होंने, एंड लैंग्वेज। ठीक है। 3 चीजों पे बात की है, कल्चर, सोसाइटी एंड लैंग्वेज। तो ऑप्शन में देख लेते हैं। ए ऑप्शन है कल्चर, ठीक बात है। बी है लैंग्वेज, ठीक है। थर्ड है मॉडिफिकेशन एंड बिल्डिंग ऑफ स्कीमास, तो इसकी बात तो पियाजे करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ स्टिमुलस रेस्पॉन्स कनेक्शन, तो ये भी नहीं होगा। फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिए गए हैं दोनों फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट होता है। संस्कृति और भाषा और समाज के बारे में बात करते हैं वाइगोत्स्की। ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, लेव वाइगोत्स्की सोशियो कल्चरल थ्योरी एम्फेसाइजेस टीचिंग लर्निंग थ्रू। लेव वाइगोत्स्की का समाज शास्त्रीय सिद्धांत शिक्षण अधिगम के लिए किस पर बल देता है? बताइए। रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट। क्या रिवार्ड और पनिशमेंट की बात की है किसी भी कंस्ट्रक्टिविज्म ने? तो ऐसा नहीं है, किसी ने भी नहीं किया, ना तो लेव वाइगोत्स्की ने किया, ना पियाजे ने किया है। ड्रिल एंड प्रैक्टिस की बात भी नहीं करते। ये वर्ड नेगेटिव है, रिवार्ड करना, पनिशमेंट देना, ड्रिल एंड प्रैक्टिस कराना, रिकॉल कराना। ठीक है। पीयर इंटरेक्शन एंड स्कैफोल्डिंग, ये बात बिल्कुल सही है कि लेव वाइगोत्स्की कहते हैं कि लर्निंग तब होती है जब इंटरेक्शन होता है, सोसाइटी के साथ इंटरेक्शन करता है बच्चा, क्लास में इंटरेक्शन करता है अपने टीचर्स के साथ, पीयर्स के साथ, एडल्ट के साथ, तो इंटरेक्शन से अच्छी लर्निंग होती है। और स्कैफोल्डिंग देना चाहिए तब इफेक्टिव लर्निंग होती है। स्कैफोल्डिंग क्या होता है? टेम्परेरी हेल्प देना बच्चे को, टेम्परेरी हेल्प देना। रफ क्यों नहीं हो रहा? टेम्परेरी हेल्प देना। ठीक है। यानी क्यूज देना, जहां बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है वहां उसे थोड़ी सी हेल्प करें, तो उसे क्या कहते हैं? स्कैफोल्डिंग। ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है, सहकर्मी बातचीत और पार्ड। ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इन अ चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम टीचर्स डू नॉट हैव एनी रोल। कि बाल केंद्रित कक्ष में टीचर का कोई रोल नहीं है, तो ऐसा भी नहीं है, टीचर का भी रोल है। टीचर फैसिलिटेटर की तरह वर्क करता है। टेक अ पैसिव रोल, कि टीचर का बिल्कुल पैसिव रोल है, सुस्त है, चेयर पे आके सो जाए, तो क्या ऐसा है? क्रिएट अ कोलैबोरेटिव क्लासरूम इथोस टू प्रमोट लर्निंग, ये बात बिल्कुल ठीक है कि इस तरह का वातावरण क्रिएट करे जिससे कि सब कोलैब करके पढ़े, इंटरेक्शन के साथ पढ़े। ठीक है। इस तरह की लर्निंग को प्रमोट करना है टीचर को। ठीक है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हैव द रोल ऑफ डिक्टेटर टू इंस्ट्रक्ट चिल्ड्रन, डिक्टेटर का नहीं है, फैसिलिटेटर का काम है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे सही। अधिगम को बढ़ावा देने के लिए सहयोगात्मक कक्षा संस्कृति का निर्माण करता है। ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, आइडेंटिफाई द रीजनिंग दैट अंडरलाइंस द स्टेज ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन इन लॉरेंस कोलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट।
उस तर्क की पहचान करें जो लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास के चरण को रेखांकित करता है। तो क्या होता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन? क्या होता है जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस को बच्चा ये सोचता है कि रूल्स एंड रेगुलेशन, कोई भी इंडिविजुअल ये सोचता है कि जो रूल्स और रेगुलेशन बनाए गए हैं वो समाज के हित में होने चाहिए। अगर उन्हें चेंज करना पड़ गया तो चेंज करने चाहिए जिससे सभी का फायदा हो। अगर उन्हें तोड़ा जा सके तो तोड़ देना चाहिए, जरूरत पड़ने पर तोड़ देना चाहिए। जैसे कि हिंज ने क्या किया था, उसकी वाइफ बहुत बीमार थी, तो अगर वो ड्रग नहीं चुराता, अगर वो दवाई नहीं लेके आता तो उसकी वाइफ की डेथ हो जाती। इसलिए उसने रूल्स एंड रेगुलेशन से ऊपर मान के ड्रग स्टोर में चोरी कर ली और दवाई ले आया। ठीक है, तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन होता है लॉज एंड रूल्स आर फ्लेक्सिबल इंस्ट्रूमेंट फॉर फर्दरिंग ह्यूमन पर्पस, यानी किसी भी इंसान की जान ज्यादा जरूरी होती है रूल्स एंड रेगुलेशन से। ठीक है, तो ये फ्लेक्सिबल है, ये चेंज हो सकते हैं, अगर चेंज नहीं हो सकते हैं तो तोड़े जा सकते हैं। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक है। मानव उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए कानून और नियम लचीले उपकरण है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा यहाँ पे ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इन हार्वर्ड गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, इंडिविजुअल हाई ऑन डैश इंटेलिजेंस कैन एंगेज इन एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग इजीली एंड मैनिपुलेट सिंबल्स टू सोल्व प्रॉब्लम। यानी एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग कौन सी बुद्धि में पाए जाते हैं? एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, लॉजिको मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, यानी लॉजिक्स लगा देते हैं। तो कौन से में पाए जाते हैं? लॉजिको मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। जिनके अंदर इस तरह की बुद्धि पाई जाती है वो क्या साइंटिस्ट हो सकते हैं, मैथमेटिशियन हो सकते हैं। ठीक है, साइंटिस्ट हो सकते हैं, वैज्ञानिक, मैथमेटिशियन हो सकते हैं। ठीक है, जो एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग लगाते हैं, लॉजिक्स लगाते हैं। ठीक है, इनके अंदर पाई जाती है लॉजिको मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। नेचुरलिस्टिक के अंदर फार्मर्स आ जाते हैं जिन्हें नेचर की नॉलेज होती है, बॉटनिस्ट आ जाते हैं। ठीक है, स्पेशल के अंदर आ जाते हैं आर्किटेक्चर, जो दिमाग में जगह देख के नक्शा बना देते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे ठीक है, तर्क शास्त्रीय गणितीय। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। Most classroom in India are multilingual and this needs to be seen as by the teacher. भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी और इसे शिक्षक द्वारा डैश के रूप में देखा जाना चाहिए। तो जो अधिकांश जो कक्षाएं बहुभाषी हैं, तो बहुभाषी क्या मानना चाहिए? तो एक रिसोर्स का काम करते हैं, ये तो अच्छी बात है। अगर अलग अलग डाइवर्सिटी, अलग अलग लैंग्वेज के बच्चे आ रहे हैं तो ये तो एक रिसोर्स है, यानी एक संसाधन का काम करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे ठीक होता है। ना तो ये ऑब्स्टेकल का काम करते हैं, ना ही ये बर्डन करते हैं और ना ही ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, ये एक रिसोर्स का काम करते हैं। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13। अ टीचर ऑलवेज आस्क्स बॉय टू डू टास्क सच एज मूविंग द फर्नीचर एंड गर्ल्स टू कीप द क्लास tidy and decorated. This perception is not appropriate because this is an example of टीचर लड़कों को कहता है कि आपको फर्नीचर सेट करने हैं और लड़कियों को कहते हैं कि क्लास को साफ रखना है। लेकिन ये अप्रोप्रिएट नहीं है, ये सही नहीं है। ये किसका एग्जाम्पल है? ये क्या शो करता है कि लड़कियां जो है वो झाड़ू पोछा करें, लड़के जो है ये इस तरह का काम करें, बाहर का फील्ड का काम करें। तो ये क्या शो करता है? जेंडर स्टीरियोटाइप, यानी रूढ़िवादिता। जेंडर आइडेंटिटी की, ये जेंडर की पहचान है कि लड़कियों का काम यही है और लड़कों का काम ये है। जेंडर स्टेबिलिटी, स्थिरता है, या जेंडर इक्वलिटी यानी समानता हो रही है। तो ना तो यहाँ पे कोई समानता है, ना स्टेबिलिटी है, और ना ही ये आइडेंटिफाई करता है कि लड़कियों के लिए ये काम बना है तो लड़कों के लिए ये काम बना है। तो ये है जेंडर स्टीरियोटाइप यानी रूढ़िवादिता, जो सोच पहले से चली आ रही है कि लड़के ये काम करेंगे और लड़कियां ये काम करेंगे। तो ये किसका एग्जाम्पल है? जेंडर रूढ़िवादिता का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 14। इन द कंटेक्स्ट ऑफ असेसमेंट NEP 2020 प्रपोजेज। आकलन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करती है? टेस्टिंग ऑफ हायर ऑर्डर स्किल्स सच एज एनालिसिस एंड क्रिटिकल थिंकिंग। तो बात ठीक है, एनालाइज करना, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करना बच्चे की। ठीक है, NEP किस पे फोकस करती है? फॉर्मेटिव असेसमेंट पे। किस तरह का असेसमेंट होना चाहिए? फॉर्मेटिव असेसमेंट होना चाहिए, यानी क्लास के दौरान आकलन होना चाहिए।
जो समेटिव असेसमेंट था उससे फोकस कर दिया गया है फॉर्मेटिव असेसमेंट पे, यानी बच्चे का जो आकलन है वो साथ के साथ किया जाए। पहले क्या हुआ था कि ईयर एंड एग्जामिनेशन होते थे कि लास्ट में उसी से ही बच्चे का आकलन होता था, लेकिन अब फॉर्मेटिव असेसमेंट पे उसे शिफ्ट कर दिया गया है। क्लास के दौरान ही आकलन होता है, यानी डेली टेस्ट, मंथली टेस्ट, वीकली टेस्ट बच्चे के लेने चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा यहाँ पे ठीक है। ना तो रिकॉल बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होते हैं, समेटिव मेथड ऑफ असेसमेंट, ये गलत बात है। समेटिव नहीं, फॉर्मेटिव असेसमेंट होना चाहिए। लर्निंग फॉर एग्जाम्स, या एग्जाम्स के लिए पढ़ें, तो ये भी एनईपी नहीं कहती। एनईपी कहती है कि कंसेप्चुअल नॉलेज होनी चाहिए बच्चे को, ना कि प्रोसीजर नॉलेज। एग्जाम के लिए ना पढ़े, समझ बनाने के लिए पढ़े। विश्लेषण और आलोचनात्मक सोच जैसे उच्च क्रम के कौशल का परीक्षण। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक होता है। क्वेश्चन नंबर 15, इन ऑर्डर टू इफेक्टिवली एड्रेस इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन हर क्लास अ टीचर शुड। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अर्थपूर्ण ढंग से किस प्रकार ध्यान में रख सकती है, यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस को कैसे ध्यान में रख सकती है। रिकॉग्नाइज दैट डिफरेंसेस आर नॉट डेफिसिट्स, कि ये ध्यान में रखिए जो अंतर है वो गलत नहीं है, वो बेकार नहीं है, सही बात है। जो अंतर है उन्हें हमें स्वीकार करना चाहिए, जो डिफरेंसेस है, जो डाइवर्सिटी है उसे हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक है, लेबल एंड सेग्रीगेट चिल्ड्रन बेस्ड ऑन एकेडमिक एबिलिटीज, कि बच्चों को सेग्रीगेट कर दें, अलग अलग कर दें, कि इंटेलिजेंट बच्चों को अलग और डल बच्चों को अलग, और लेबल दे दें कि ये बच्चा बिल्कुल डल है, ये कुछ नहीं कर सकता अपनी लाइफ में, तो ये बात गलत है। सेंड चिल्ड्रन विद फिजिकल एंड विजुअल डिसेबिलिटीज टू स्पेशल स्कूल्स मीट फॉर देम, जिन बच्चों को फिजिकली या विजुअली कोई डिसेबिलिटीज है, देखने में प्रॉब्लम है या शारीरिक कोई परेशानी है, तो उन्हें इसी तरह के स्कूल में रखा जाए, स्पेशल स्कूल में भेज दें, तो ये भी बात गलत है। प्रमोट इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर इन द क्लास टू एनकरेज कंपटीशन, किसी एक ही कल्चर को बढ़ावा दे, कंपटीशन कराएं, तो ये भी गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा यहाँ ठीक है कि रिकॉग्नाइज दैट डिफरेंस आर नॉट डेफिसिट, यह स्वीकार करें कि जो भिन्नताएं हैं, भिन्नताओं का अर्थ अभाव नहीं है। ठीक है, हमें जो है डिफरेंसेस एक्सेप्ट करने चाहिए, उसी तरह से इंडिविजुअल नीड्स को पूरा करना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 16, इंक्लूसिव एजुकेशन रिक्वायर, समावेशी शिक्षा क्या रिक्वायर करती है। कंडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट, कि इस तरह का एनवायरनमेंट हो जो लर्निंग अच्छी हो सके। लेबलिंग ऑफ स्टूडेंट्स, के बच्चों पे लेबल लगा दें। सेग्रीगेशन ऑफ स्टूडेंट, की बच्चों को अलग थलग कर दें, कि एक सेक्शन में अच्छे बच्चे और एक सेक्शन में डल बच्चे। स्ट्रेंथनिंग ऑफ स्टीरियोटाइप, जो रूढ़िवादिता है उसको बढ़ावा दें, उसे मजबूत करें। और तो सारी ये बातें तो गलत है, ना तो बढ़ावा देना है स्टीरियोटाइप को, स्टीरियोटाइप तो खत्म होनी चाहिए बिल्कुल, सभी को इक्वल इंपॉर्टेंस दें, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। सेग्रीगेशन हमें करना नहीं है, बच्चों को अलग थलग नहीं करना है और ना ही बच्चों को लेबल देना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा यहाँ पे ठीक है। ठीक है, कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट, सीखने का अनुकूल माहौल। ठीक है, इस तरह का माहौल दें बच्चे को जिससे कि लर्निंग इफेक्टिव हो। क्वेश्चन नंबर 17, स्टूडेंट हैविंग अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, यानी बच्चे को एडीएचडी है, कैन आइडेंटिफाइड बाय चैलेंजेस दे फेस इन, जो एडीएचडी वाले हैं किस तरह के चैलेंज वो फेस करते हैं। कॉम्प्रिहेंडिंग द रिटन टेक्स्ट, कंटिन्यूइंग ऑन अ गिवन टास्क फॉर अ कंटिन्यूइंग ऑन अ गिवन टास्क फॉर लॉन्ग, यानी कोई भी टास्क उन्हें दे रहे हैं तो उससे पता चल रहा है कि कितने लंबे तक उनका कंसंट्रेशन बन रहा है। एडीएचडी जो है डेफिसिट, उसके अंदर क्या होता है कि बच्चा कंसंट्रेशन नहीं बना पाता, ज्यादा टाइम तक ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता, कंसंट्रेशन नहीं बना पाता, ज्यादा देर तक नहीं रुक पाता किसी भी टास्क में। ठीक है, परसीविंग एंड अंडरस्टैंडिंग सिचुएशन, सस्टेनिंग सफिशिएंट एनर्जी लेवल्स, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे ठीक है कि ज्यादा देर तक किसी भी टास्क में वो कंटिन्यू नहीं कर सकते, उनका दिमाग एक जगह ज्यादा देर तक नहीं टिक पाता, तो उन्हें कंसंट्रेशन में दिक्कत होती है। ठीक है, अटेंटिव नहीं रह पाते ये बच्चे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे ठीक है, किसी दिए गए कार्य को लंबे समय तक जारी रखना, तो तब पता चल जाएगा बच्चे का, क्योंकि उसका माइंड ही नहीं लगेगा इतनी देर तक। एडीएचडी में इतनी देर तक कंसंट्रेशन नहीं बना सकता बच्चा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, सक्सेसफुल इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स विद लर्निंग डिफिकल्टीज इन रीडिंग रिक्वायर्स, जो विद्यार्थी जिन्हें पठन क्षेत्र में अधिगम कठिनाई होती है, उनके सफल समावेशन के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है। कंपल्सरी लर्निंग ऑफ मल्टीपल लैंग्वेज सब्जेक्ट, कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़वाएं, तो जिस बच्चे को देखने में प्रॉब्लम है, जिसे रीडिंग डिसऑर्डर है, उसे पढ़वाएंगे तो उसे प्रॉब्लम होगी। रीजनेबल एग्जेप्शन फ्रॉम लैंग्वेज सब्जेक्ट, ये बात ठीक है कि उसे
भाषा विषयों में उचित छूट दी जाए, ठीक है, ज्यादा पढ़ने का काम उसे ना दिया जाए। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे ठीक है। पनिशमेंट दें बच्चे को, तो ये कोई अच्छा ऑप्शन नहीं है। परमानेंट सेग्रीगेट कर दें कि अलग कर दें, जिसे रीडिंग डिसऑर्डर उसे बिल्कुल अलग कर दें, तो ये भी गलत है, ठीक है। उसे इस तरह की छूट देनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। ऑप्टिमाइजिंग एक्सेस टू टूल्स एंड असिस्टिव टेक्नोलॉजीज विच विल हेल्प इन इंक्लूजन ऑफ। जो टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज हैं वो किस तरह के इंक्लूजन में हेल्प करती हैं? स्टूडेंट विथ लॉस ऑफ विजन, जिन्हें देखने में प्रॉब्लम है। सही बात है कि जो टेक्नोलॉजी से हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जो टूल्स हम यूज कर रहे हैं, तो वो उनके लिए भी कामयाब होंगे जो देखने में प्रॉब्लम है। स्टूडेंट विद ADHD, इस तरह के बच्चों के लिए भी इफेक्टिव होंगे। अब पढ़ने का बच्चे जो है बोर्ड पे कंसंट्रेशन नहीं बना पा रहा है, तो उसे विजुअल एड से पढ़ाएं, क्या पता वहां अच्छे से बना पाए। तो हर तरह के टूल्स एंड टेक्निक्स यूज करने चाहिए। स्टूडेंट विद सेरेब्रल पाल्सी, सेरेब्रल पाल्सी होता है जब बॉडी का पोस्चर ना बने, ठीक है, बॉडी बैलेंस नहीं बना पाए, तो इस तरह के इंक्लूजन में भी हेल्प होता है। स्टूडेंट विद एक्स्ट्राऑर्डिनरी, उनके लिए भी हेल्पफुल है। तो चारों ही ऑप्शन ठीक है, ठीक है, चारों ही ऑप्शन हमारे यहाँ पे ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टली मैच्ड पेयर ऑफ एप्रोप्रिएट एकोमोडेशन स्ट्रेटेजी फॉर इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट विद स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी? कौन सा एक सही है इनमें से? गिफ्टेड जो है गिव इजी एंड सिंप्लीफाइड कंटेंट, तो क्या ये मैच कर पा रहा है? जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं जिनका IQ 140 प्लस होता है, तो उन्हें इजी टास्क देने चाहिए और सिंपल कंटेंट देना चाहिए। तो क्या ये सही है? तो ये बात गलत है। उन्हें सिंपल टास्क नहीं, उन्हें कॉम्प्लेक्स टास्क देना चाहिए। वो उनके अंदर बहुत एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग लगाने की क्षमता होती है, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत सुपीरियर होते हैं, क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, तरह तरह से सोच पाते हैं वो। ऑटिज्म कीप चेंजिंग द क्लासरूम अरेंजमेंट वेरी फ्रीक्वेंटली। डिस्ग्राफिया असाइनमेंट बेस्ड ऑन फाइन ड्राइंग्स, या फिर स्पीच इंपेयरमेंट सो पेशेंस एंड गिव एम्पल टाइम टू रेस्पॉन्ड। ये बात ठीक है, जिसे स्पीच इंपेयरमेंट है यानी जैसे बोलने में प्रॉब्लम है, उसे उसके सामने धैर्य रखना चाहिए और इंतजार करना चाहिए, उसे टाइम देना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे वो बोल सके, ठीक है। डिस्ग्राफिया होता है राइटिंग डिसऑर्डर, और राइटिंग असाइनमेंट ही दे रहे हैं तो भी गलत होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे ठीक है। ऑटिज्म क्या होता है? जब बच्चे का आई कॉन्टेक्ट ना बने, ठीक है। ऑटिज्म होता है जब आई कांटेक्ट ना बने, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी गलत है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। लर्निंग इज इफेक्टिव व्हेन, अधिगम कब इफेक्टिव होगा? लर्निंग कब इफेक्टिव होगी? इट इज डायरेक्टेड बाय एक्सटर्नल मोटिवेटर्स, जब एक्सटर्नली मोटिवेट हो। इट प्रमोट्स कंपटीशन, जब कंपटीशन हो, तो ये भी नेगेटिव वर्ड है। The learning goals for student are framed solely by the teacher. Student are given opportunity to set their own learning goals. ये बात बिल्कुल ठीक है कि इस तरह की अपॉर्चुनिटी बच्चे को दी जाए कि अपने आप वो अपने गोल सेट कर सके, तब लर्निंग बिल्कुल इफेक्टिव होगी, ठीक है। यानी बच्चे के ऊपर बच्चे को देनी चाहिए इस तरह का एनवायरनमेंट दे जिससे कि वो अपनी लर्निंग गोल खुद सेट करे, ठीक है। हिंदी में भी पढ़ लेते हैं, एक बाहरी प्रेरकों द्वारा निर्देशित देता है, तो ऐसा भी नहीं है। अधिगम प्रभावी नहीं होगा तब भी। यह प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है। विद्यार्थियों के लिए अधिगम लक्ष्य पूरी तरह से शिक्षक द्वारा तैयार किया जाता है, तो पूरी तरह से शिक्षक पे बेस्ड हो जाएंगे तो वो चाइल्ड सेंटर्ड थोड़ी होगा। विद्यार्थी को अपने अधिगम लक्ष्य स्वयं निर्धारित करने के अवसर दिए जाने चाहिए। ये बात बिल्कुल ठीक है। जब बच्चा खुद से करेगा, लर्निंग बाय डूइंग होगा, तो लर्निंग इफेक्टिव होगी, यानी खुद से करके देखेगा। लर्निंग बाय डूइंग होगी तो इफेक्टिव होगी हमारी लर्निंग, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 22। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच फॉर टीचिंग लर्निंग, यानी शिक्षण अधिगम का रचनावादी दृष्टिकोण क्या है? एम्फेसाइजेस पैसिव रिसेप्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, कि पैसिवली सूचना की निष्क्रिय प्राप्ति पर जोर देता है, या फिर एनकरेज कैलकुलेशन ऑफ IQ स्कोर्स ऑफ चिल्ड्रन, बच्चे का IQ बढ़ाने पे जोर देता है। लुक्स एट लर्निंग एज अ प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग, ये बात ठीक है कि इस तरह की लर्निंग को देखना चाहिए जो मीनिंग मेकिंग हो, यानी मीनिंगफुल लर्निंग होनी चाहिए। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, कंस्ट्रक्टिविज्म जो है रचनावाद इस चीज पे बढ़ावा देते हैं कि लर्निंग जो है मीनिंगफुल होनी चाहिए, लर्निंग जो है मीनिंगफुल होनी चाहिए। फोकस ऑन द यूज ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, तो ये ऑप्शन भी गलत है। थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है। अधिगम को अर्थ निर्माण प्रक्रिया के रूप में देखना, ठीक है, यानी अर्थपूर्ण हो, मीनिंगफुल हो, बहुत इफेक्टिव होनी चाहिए, ठीक है। सभी कंस्ट्रक्टिविज्म ऐसा ही मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। NEP 2020 प्रपोजेस
अ शिफ्ट टूवर्ड। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या शिफ्ट करती है? लर्निंग टू लर्न, कि सीखने के लिए सीखना, क्या सीखना, यह सीखना कि कैसे सीखना, ठीक है, यानी कंसेप्चुअल नॉलेज होनी चाहिए, ना कि प्रोसीजर नॉलेज। कंसेप्ट की नॉलेज हो, बच्चे की समझ बन सके, उसे ये पता चले कि क्या सीखना चाहिए, कैसे सीखने हैं हम, ठीक है। रोट लर्निंग हो कि रट्टा लगवाएं, तो ये बात तो हमेशा से ही गलत है कि रोट लर्निंग हमें बिल्कुल नहीं करानी है बच्चे को। इंक्रीज इन कोर्स कंटेंट, की किताबों को बढ़ा दें, तो एनईपी तो कहती है कि बच्चों का जो बैग है वो हल्का होना चाहिए, ठीक है। स्टैंडर्डाइज हो, मानकीकरण हो, तो ये भी गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा यहाँ पे ठीक है, लर्निंग टू लर्न, यह सीखने की, यह सीखना कि कैसे सीखना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा यहाँ पे करेक्ट है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। एप्लीकेशन, एनालिसिस एंड सिंथेसिस आर एग्जाम्पल ऑफ, ये किस तरह के एग्जाम्पल है? अप्लाई करना, एनालिसिस करना, सिंथेसाइज करना, तो ये तो अच्छे क्रिएटिव बच्चे या इंटेलिजेंट या डाइवर्जेंट थिंकिंग के अंदर ही आते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, तो बात ठीक है, जिनकी हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स होगी ये उसी के एग्जाम्पल की अप्लाई भी करके देखेगा, वो एनालाइज भी करेगा, सिंथेसाइज भी करेगा। डाइवर्जेंट थिंकिंग होगी, अलग अलग सोच पाएगा, अलग अलग पर्सपेक्टिव में तरह तरह से सोच पाएगा, मैनी सॉल्यूशन सोचेगा, डाइवर्जेंट थिंकिंग, ठीक है। लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स होगी, तो ये तो गलत बात है। डिक्लेरेटिव नॉलेज, प्रोसीजर नॉलेज, हमें कंसेप्चुअल नॉलेज पे ध्यान देना है, ना कि प्रोसीजर नॉलेज पे, ठीक है। हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स ये एग्जांपल है कि इंडिविजुअल क्या है, अप्लाई भी करके देखेगा, एनालाइज भी करेगा, सिंथेसाइज करेगा, अलग अलग पर्सपेक्टिव में सोचेगा, नए नए एग्जाम्पल देगा, कुछ ना कुछ क्रिएटिव करके देखेगा, तो उनके अंदर कौन सी स्किल पाई जाती है? उच्च क्रम चिंतन कौशल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25। इन ऑर्डर टू एड्रेस द अल्टरनेटिव बिलीफ्स कैरिड बाय स्टूडेंट, इट इज इंपॉर्टेंट टू। अल्टरनेटिव बिलीफ यानी मिसकंसेप्शन, यही क्वेश्चन बार बार रिपीट करके बदल बदल के दे रहे हैं। यहाँ अल्टरनेटिव बिलीफ दे दिया पिछले पेपर में, या मिसकंसेप्शन दिया हुआ था, ठीक है। तो क्वेश्चंस को एग्जामिनर इस तरह घुमा देता है कि जो बच्चे के अंदर अल्टरनेटिव बिलीफ्स यानी अलग अलग धारणा बनी हुई है उसके लिए क्या महत्वपूर्ण है। क्रिएट द सर्कमस्टांसेस वेयर स्टूडेंट फील रेस्ट्रिक्टेड टू एक्सप्रेस देयर व्यूज, इस तरह का एनवायरनमेंट हम बना दें कि बच्चा कहता हुआ डरे, बच्चा अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस ना कर पाए, अपने व्यूज को एक्सप्रेस ना कर पाए, तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। डिलीवर द कंटेंट टू बी टॉट थ्रू टीचर सेंट्रिक पेडागोजीज, की इस तरह का कंटेंट डिलीवर करें जो कि टीचर सेंट्रिड हो यानी शिक्षक केंद्रित हो, तो ये भी गलत है। जनरेट द सिचुएशंस वेयर अल्टरनेटिव बिलीफ्स कैरिड बाय स्टूडेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड, इस तरह का सिचुएशन होनी चाहिए, इस तरह का एनवायरनमेंट होना चाहिए कि जो बच्चे के अंदर, बच्चे के दिमाग में जो गलत धारणा बनी हुई है, जो अलग अलग धारणाएं आ रही हैं, उन्हें वो एक्सप्रेस कर सके और टीचर उसे सोल्व कर सके, ठीक है। तो इस तरह का एनवायरनमेंट हमें स्टूडेंट्स को देना है कि जो अल्टरनेटिव बिलीफ उनके माइंड में, जो मिसकंसेप्शन बने हुए हैं, उन्हें वो एक्सप्रेस कर सके, ठीक है। इग्नोर द रोल ऑफ सोशियो कल्चर कंटेक्स्ट, तो ये भी गलत है, इग्नोर नहीं करना है, सोशियो कल्चर कंटेक्स्ट को तो बढ़ावा देना है, बच्चा अपने सामाजिक संदर्भ से सीखे, ठीक है। थर्ड ऑप्शन हमारा ठीक है, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करना जहां विद्यार्थी वैकल्पिक धारणाओं को व्यक्त कर सके, ठीक है, जो भी उसके दिमाग में धारणा बनी हुई है। क्वेश्चन नंबर 26। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी प्रमोटेड बाय अ टीचर, टीचर के द्वारा क्या प्रमोट किया जाना चाहिए? अप्रोच ओरिएंटेड मास्टरी गोल, ठीक है, इस तरह की अप्रोच हो कि बच्चा मास्टरी गोल कर सके, ठीक बात है। अवॉइडेंस ओरिएंटेड मास्टरी गोल, तो ये बात गलत है, अवॉइड नहीं। अप्रोच ओरिएंटेड परफॉर्मेंस गोल, ये भी गलत है। अवॉइडेंस ओरिएंटेड परफॉर्मेंस गोल, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा यहाँ पे ठीक है, अप्रोच ओरिएंटेड मास्टरी गोल। निम्नलिखित में से एक शिक्षिका द्वारा बढ़ावा दिया जाना चाहिए किसे महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27। अ टीचर शुड इनकलकेट अ सेंस ऑफ डैश अमोंग हर लर्नर, एक शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों में डैश की भावना पैदा करनी चाहिए। किस तरह की भावना को डेवलप करना चाहिए बच्चों के अंदर? जुड़ाव की भावना हो कि बच्चा जो अलग अलग डाइवर्सिटी के बच्चे हैं उनके साथ अच्छे से रह सके, कोलैब करके पढ़ सके। बहिष्कार करना चाहिए, बहिष्करण करना चाहिए, हीनता की भावना पैदा करनी चाहिए, तो बताइए क्या ये सही है? अलगाव की भावना पैदा करनी चाहिए, तो ये तीनों ही ऑप्शन गलत है। ना तो बच्चे के अंदर अलगाव की भावना हो, ना ही हीनता की भावना पैदा करनी हो, ना ही बहिष्करण की, हमें जुड़ाव की भावना पैदा करनी है, ठीक है, कि बच्चा जो है सभी के साथ कोलैब करके चले। क्वेश्चन नंबर 28। एसर्शन,
टीचर शुड आस्क क्वेश्चन दैट फैसिलिटेट स्टूडेंट्स टू एस्टेबल रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट दे आर एक्सपेक्टेड टू लर्न एंड व्हाट दे ऑलरेडी नो। शिक्षिका को ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए जो विद्यार्थी को उनसे जो अधिगम की अपेक्षा की जाती है और जो पहले से जानते हैं के बीच संबंध स्थापित करने को सुसाध्य करें, यानी जो पहले से जानते हो और नए ज्ञान को पुराने ज्ञान से जोड़ना है। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है कि बच्चा जो जानता है पहले से उसी को जोड़ के आगे पढ़ाना। ठीक है, तो टीचर्स को इस तरह के क्वेश्चंस देने चाहिए, इस तरह की टीचिंग करनी चाहिए जो उसकी लाइफ से रिलेट कर सके, जो ज्ञान वो ले रहा है उससे वो जोड़ सके। रीजन क्या है? प्रायर नॉलेज डज नॉट प्ले एनी रोल इन लर्निंग ऑफ न्यू कंसेप्ट। तो ये बात तो गलत है कि जो पूर्व ज्ञान है उसका कोई रोल ही नहीं होता नए कंसेप्ट में, तो ये तो गलत है। लेकिन ये बात ठीक है कि पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ के पढ़ाना चाहिए, उससे क्या है लर्निंग अच्छी होती है। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा ठीक है और आर हमारा फॉल्स है। तो थर्ड में दिया गया है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टली मैच्ड पेयर ऑफ अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन एंड अ टाइप ऑफ मोटिवेशन। कौन सा एक पेयर मैच कर रहा है कि मोटिवेशन और सोर्स ऑफ मोटिवेशन एंड टाइप ऑफ मोटिवेशन। अवॉइडिंग पनिशमेंट, इंट्रिंसिक मोटिवेशन, कि पनिशमेंट से जो बच रहा है बच्चा वो इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड थोड़ी है, वो तो एक्सट्रिंसिकली मोटिवेटेड है कि पनिशमेंट से बचने के लिए कोई भी बच्चा पढ़ रहा है तो उससे एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत होता है। कैश प्राइज, तो ये भी एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है, ये भी गलत है। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होता है? जिसका लोकस ऑफ कंट्रोल एक्सटर्नल हो, जिस पे रिवार्ड काम कर सके, जो बच्चा रिवार्ड के लिए पढ़ता है और क्या बोलते हैं इंटरेस्ट तो नहीं है, वो पनिशमेंट से बचने के लिए पढ़ता है। ठीक है, वो होते हैं एक्सटर्नल मोटिवेशन। इंटेंसिव मोटिवेशन जो होता है जो बच्चा इंटरेस्ट के साथ पढ़ता है, खुद से पढ़ता है, उस पर कोई रिवार्ड पनिशमेंट काम ही ना करे। ठीक है, क्यूरियसिटी, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, तो ये भी गलत है। जो क्यूरियस है, जो पढ़ने के लिए जिज्ञासु है, उसके अंदर तो अंदर से प्रेरणा आती है, तो उसके अंदर तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन है। इंटरेस्ट, इंट्रिंसिक मोटिवेशन, तो ये बात ठीक है, अगर बच्चे को इंटरेस्ट आ रहा है तो उसे इंट्रिंसिक मोटिवेशन है, उस पर कोई चीज वर्क थोड़ी कर रही है कि वो रिवार्ड के लिए पढ़ रहा है, वो अपने इंटरेस्ट के लिए पढ़ रहा है। ठीक है, रुचि क्या है? आंतरिक प्रेरणा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। For effective learning to take place, what should be the starting point for instruction? प्रभावी अधिगम हेतु निर्देश के लिए प्रारंभिक बिंदु क्या होना चाहिए? इफेक्टिव लर्निंग के लिए फियर ऑफ फेलर की डर की भावना हो तब इफेक्टिव लर्निंग होगी, गलत बात है। चिल्ड्रन सोशियो कल्चरल कंटेक्स्ट, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि बच्चे को उसके सामाजिक संदर्भ से जोड़कर पढ़ाएं, उसकी रियल लाइफ से रिलेट करें, उसके अनुभव को जोड़ के पढ़ाएं, तो ये बात बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे लर्निंग इफेक्टिव होगी। रिवार्ड फॉर सक्सेस, की वो रिवार्ड के लिए पढ़े। सेंस ऑफ कंपटीशन, कंपटीशन की भावना हो, तो ये भी गलत है। रिवार्ड ये नेगेटिव वर्ड है, कंपटीशन ये भी नेगेटिव वर्ड है, रिवार्ड भी नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे ठीक है। बच्चे को इस तरह से पढ़ाएं, इस तरह से अधिगम प्रभावी होगा जब बच्चे के सामाजिक संदर्भ से जोड़ा जाए, जब बच्चे को उसकी संस्कृति से जोड़ा जाए, जब उसके एनवायरनमेंट से लिंक करके बच्चे को पढ़ाया जाए। ठीक है, तब लर्निंग बहुत इफेक्टिव होगी, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अनदर पेपर के साथ। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो कर दें, क्योंकि हमें मोटिवेशन मिलता है और आपको नोटिफिकेशन मिलता है। ठीक है, थैंक यू।